तो चलिए आज बात करते हैं इतिहास के एक ऐसे अनसुलझे मामले की जो आज तक एक पहेली बना हुआ है, ज़ोडिएक किलर की। और इस पहेली को हम समझने की कोशिश करेंगे एक ऐसे एक्सपर्ट के नज़रिए से जिसने अपनी पूरी जिंदगी इस केस को सुलझाने में लगा दी। इस केस के एक्सपर्ट टॉम वॉइट ज़ोडिएक को कुछ ऐसे बयां करते हैं। और ये लाइन अपने आप में बहुत कुछ कहती है। ये ज़ोडिएक के उस अजीब, उस नाटकीय अंदाज को बिल्कुल सटीक पकड़ती है। मतलब वो सिर्फ कत्ल नहीं कर रहा था, वो तो एक पूरा शो चला रहा था। तो सवाल यह है कि ये कॉमिक बुक विलेन आखिर करता क्या था उसका तरीका। चलिए समझते हैं। देखिए, ज़ोडिएक का कोई एक तय तरीका था ही नहीं। वो पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल था। वो पुलिस और मीडिया को खत लिखकर छिड़ाता था, अखबारों को मजबूर करता था कि वो उसके भेजे हुए कोड्स छापें, और इन सब में उसका दावा था कि वो अपनी पहचान के सुराग दे रहा है। उसके तरीके भी लगातार बदलते रहते थे। कभी वो सुनसान जगहों पर यंग कपल्स पर हमला करता, तो कभी अचानक सैन फ्रांसिस्को में एक कैब ड्राइवर का मर्डर कर देता। कभी बंदूक, कभी चाकू, और ऊपर से पुलिस को ताने मारने वाले फोन कॉल्स भी। आप सोच सकते हैं कि 1960 के दशक के आखिर में पूरे बे एरिया में कैसी दहशत फैली होगी। अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं, और ये पहलू है टॉम वॉइट का, जो आगे चलकर इस केस के सबसे बड़े जानकार बने। और उनकी ये पूरी यात्रा एक पर्सनल जुनून से शुरू हुई थी। और यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, कि आखिर कोई इंसान एक अनसुलझे केस को सुलझाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी क्यों लगा देगा? जवाब सिर्फ एक शब्द का है: बदला। हुआ ये कि वॉइट का बचपन मैनसन फैमिली के खौफनाक मर्डर्स के साए में गुजरा था, जो उनके घर के बहुत करीब हुए थे। वो डर उनके जहन में बहुत गहराई तक बैठ गया था। तो उनके लिए ज़ोडिएक को पकड़वाने की ये कोशिश एक तरह से उस बचपन के डर का सामना करने और बदला लेने का तरीका बन गई। तो ये पर्सनल मिशन आगे कैसे बढ़ा? बात है 1995 की, जब इंटरनेट बस शुरू ही हो रहा था। व्हाइट ने सोचा कि क्यों न ज़ोडिएक से जुड़ी सारी जानकारी एक जगह इकट्ठा की जाए। उनका आइडिया ये था कि शायद दुनिया भर से कोई न कोई उस छोटे से सुराग को पकड़ ले जो पुलिस की नज़रों से बच गया हो। और फिर 1998 में उन्होंने लॉन्च की zodiackiller.com, और देखते ही देखते ये वेबसाइट इस केस का सबसे भरोसेमंद अड्डा बन गई। इतना कि पुलिस भी इसे मानने लगी। धीरे धीरे तो यह हल हो गया कि कोई भी नई डेवलपमेंट होती तो यही वेबसाइट उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बन जाती थी। तो अब जरा इस केस की जांच की भूल भुलैया में चलते हैं। देखते हैं वो सुराग, वो कोड्स और वो संदिग्ध जिनके इर्द गिर्द ये पूरा मामला दशकों तक घूमता रहा। ज़ोडिएक के दो कोड सबसे ज्यादा फेमस हैं। पहला, जो 1969 में आया, वो बहुत ही सिंपल था, एक सब्स्टिट्यूशन सिफर। इतना सिंपल कि एक स्कूल टीचर ने उसे एक हफ्ते के अंदर ही सॉल्व कर दिया। समझ लीजिए जैसे बच्चों की कोई डिकोडर रिंग हो। लेकिन जो दूसरा था, 340 सिफर, वो बिल्कुल अलग था। वो एक ऐसी पहेली थी जो बेहद कॉम्प्लेक्स थी। इतनी कॉम्प्लेक्स कि दुनिया के बेस्ट एक्सपर्ट्स की टीम को भी उसे तोड़ने में 51 साल लग गए। सोचिए, 51 साल, दशकों तक ये एक रहस्य बना रहा। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? जब 2020 में 51 साल बाद ये सिफर सॉल्व हुआ तो सब बड़े एक्साइटेड थे। लेकिन मैसेज इतना बोरिंग निकला कि पूछे मत। कोई नया सुराग नहीं, कुछ नहीं। एक तरह से बहुत बड़ी निराशा हाथ लगी। अच्छा, अब आते हैं मुख्य संदिग्धों पर। दशकों तक एक ही नाम सबसे ऊपर था, आर्थर ले एलन। पर प्रॉब्लम यह थी कि कोई भी सबूत उससे मैच नहीं हुआ। ना हैंडराइटिंग, ना फिंगरप्रिंट्स, ना ही डीएनए। लेकिन एक और नाम है, रिचर्ड गाइकॉफ्स्की। और टॉम वॉइट का मानना है कि यही सबसे तगड़ा कैंडिडेट है। वॉइट का कहना है कि पुलिस ने गाइकॉफ्स्की की कभी वैसी छानबीन की ही नहीं जैसी एलन की हुई थी। क्या पता असली कातिल यहीं छुपा हो। इस केस की जांच में एक और बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है, और वो लड़ाई है मिस इन्फॉर्मेशन, यानी गलत जानकारी के खिलाफ। और ये टॉम वॉइट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 2007 में आई फिल्म ज़ोडिएक। कमाल की बात यह है कि टॉम वॉइट खुद इस फिल्म के कंसल्टेंट थे, और वो कहते हैं कि हाँ, फिल्म एक ज़बरदस्त थ्रिलर है, पर प्लीज़ इसे डॉक्यूमेंट्री मत समझिएगा। फिल्म लोगों के जहन में एक कहानी बना देती है, जबकि जो असली पुलिस रिपोर्ट्स और सबूत हैं वो एक बिल्कुल अलग ही कहानी कहते हैं, जो शायद इतनी फिल्मी ना हो। और यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट सामने आता है, रिप्लेस्ड मेमोरीज का। इसका मतलब यह है कि जब कोई गवाह किसी घटना को देखता है तो उसकी याददाश्त ताज़ा होती है, लेकिन सालों बाद जब वो उसी घटना पर बनी फिल्में देखता है, किताबें पढ़ता है, तो उसकी असली याददाश्त उस झूठी जानकारी से बदल जाती है। व्हाइट इसका एक उदाहरण देते हैं। एक गवाह थे विलियम क्रो, जिनकी कहानी सालों बाद एकदम बदल गई ताकि वो फिल्म की कहानी से मैच कर सके।
आज के ज़माने में ये गलत जानकारी से लड़ना कितना मुश्किल है, इसका अंदाज़ा वॉइड के इस एक बयान से लग जाता है। वो रेडिट जैसे ऑनलाइन फोरम्स के बारे में कहते हैं, वो एक कटर जैसा था। अगर आप विक्टिम्स के नाम की स्पेलिंग गलत लिखते हैं तो लोग आपको अपवोट करते हैं, और अगर आप स्पेलिंग सही करते हैं तो आपको डाउनवोट मिलता है। मतलब सच को बचाए रखना आज कितना मुश्किल हो गया है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये केस आज भी एक ऐसा रहस्य है जो सुलझ नहीं पाया है। और ज़ोडियाक का केस अकेला नहीं है। सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में ही करीब 2,80,000 ऐसे कोल्ड केस मर्डर्स हैं जो आज तक अनसुलझे हैं। ये नंबर सच में चौंकाने वाला है, और ये बताता है कि हजारों मामलों में इंसाफ आज भी दूर की कौड़ी है। ये गलत जानकारी कैसे अपनी जड़ें जमा लेती है, इसका एक जीता जागता उदाहरण है चेरी जो बेट्स का केस। आज अगर आप इंटरनेट पर देखेंगे तो आपको यही मिलेगा कि पुलिस ने कभी नहीं माना कि बेट्स ज़ोडियाक की विक्टिम थी। लेकिन सच इसके ठीक उल्टा है। 1970 में एक ऑफिशियल टास्क फोर्स ने बाकायदा ये नतीजा निकाला था कि बेट्स ज़ोडियाक का ही शिकार थीं। ये बात खुद रिवरसाइड पुलिस ने कही थी, पर समय के साथ ऑनलाइन अफवाहों के शोर में ये सच कहीं दबकर रह गया। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत ज़रूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। मिस इन्फॉर्मेशन के इस दौर में क्या कोई कोल्ड केस सच में कभी सॉल्व हो भी सकता है?